नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं डिजिटल भारत के न्यूज के डिजिटल टॉक शो में। आज हमारे शो के मेहमान बने हैं कर्मठ पार्षद राजेश यादव जी, गोकलपुर वार्ड के पार्षद हैं और एक भाजपा शासित विधानसभा क्षेत्र के ऐसे पार्षद थे जहां पे हर वक्त भाजपा के पार्षद का कब्जा हुआ करता था, भाजपा के पार्षदों का नाम आता था। बड़ी ही मेहनत से, अपनी कर्मठता से आज वो जनता के मध्य एक कर्मठ जनप्रतिनिधि बनकर सामने आए हैं। तो हम स्वागत करते हैं राजेश जी का। राजेश जी नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी एक संघर्ष की यात्रा कैसी थी। तो सर्वप्रथम बताएं, छात्र जीवन से शुरुआत होती है एक नेता की, तो छात्र जीवन से कैसी थी आपकी यात्रा? सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की थी 12th पास हो गया मैं, यहाँ इलेक्शंस थे वार्ड मेंबर में, तभी मेरी सहकारिता थी। बहुत छोटी सी मैं जो है प्रयास करने लगा था। और जब मैं कॉलेज में था, जीएस कॉलेज में, उस समय हमने छात्रों के लिए आंदोलन किया। तो सबसे पहला मेरा आंदोलन था जो फीस वृद्धि हुई थी यूनिवर्सिटी द्वारा। तो मैं पहली बार आमरण अनशन पे बैठा भी था और काफ़ी लंबा हमारा ये आंदोलन चला था। विभिन्न कॉलेजों को हमने बंद कराया था और हमारा आंदोलन भी सफल हुआ और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने घुटने टेके और फीस वृद्धि जो है वापस हुई। तो उससे मुझे एक ऊर्जा मिली और मुझे नेतृत्व करना भी समझ में आया। और उसके बाद मैं कॉलेज से इलेक्शंस भी लड़ा। मैं जीएस कॉलेज में पहली बार मैं हार गया रहा, एक वोट से मैं हारा और प्रेसिडेंट अगली बार फिर रिजर्व हो गया था, फिर मैं जीता। तो उस दौरान मेरी शुरुआत हुई, NSUI में पदाधिकारी बना मैं स्टेट में, फिर जिले में, पहले वार्ड में था, फिर जिले में बना, फिर स्टेट सेक्रेटरी बना और ऐसे करते हुए जो हमने छात्र जीवन की शुरुआत की। और उसी समय से ही मुझे जो है राजनीति में दिलचस्पी आ गई। तो उस दौरान जब मैंने राजनीति की शुरुआत की, अर्थात उस वक्त से समाज सेवा का जो मन में भाव आया वो आगे आता गया। उसके बाद जब NSUI की राजनीति समाप्त हुई, उसके बाद आपने युवा कांग्रेस में आकर किस प्रकार के आंदोलन किए? फिर युवा कांग्रेस में जैसे हम लोग आए हैं तो युवा कांग्रेस में युवाओं की हमने बहुत सारी आवाज़ वहाँ पर रखी और युवाओं के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और कई आंदोलन भी किए। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया, चाहे हम यहाँ पर रांची क्षेत्र की समस्या हो, जबलपुर की युवाओं की समस्या हो और अन्य मुद्दों पर हम लगातार संघर्ष करते रहे। और मुझे युवा कांग्रेस में पदाधिकारी बना मैं, उसके बाद इलेक्शन सिस्टम आ गया। पहली बार मैं इलेक्शन मिला जबलपुर लोकसभा अध्यक्ष का और उसमें मैं हारा और उपाध्यक्ष बना जबलपुर लोकसभा का, सिंगल उपाध्यक्ष। फिर अगली बार मैंने फिर इलेक्शन हुए, मैं फिर लड़ा और उसके बाद पुनः मैं जो है बहुत कम वोटों से फिर हारा और लोकसभा उपाध्यक्ष मैं बना। और उसके बाद मैं कंटिन्यू उस दौरान जो है हम लगातार संघर्ष करते रहे। यहाँ पे डिजिटल भारत न्यूज की टीम द्वारा एक बार दौरा किया गया है कैंट विधानसभा में। लगभग हर जगह भाजपा का ही चेहरा नजर आता है। गोकलपुर वार्ड में कहा जाता है कि भाजपा के पार्षद थे, अचानक कांग्रेस के पार्षद राजेश यादव जी कैसे बने? किस प्रकार से आपने जनता के मध्य अपना विश्वास जताया? चूंकि ये विधानसभा वाकई में जब से हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की, समाज सेवा की शुरुआत की, उस दौरान से यहाँ पे भाजपा के विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे स्वर्गीय रोहाणी जी, और चूंकि सांसद भी यहीं से रहे, तो निश्चित तौर पर एक गढ़ था कैंट विधानसभा भाजपा का। और निश्चित तौर पर बहुत संघर्ष करना पड़ा और हम लोगों ने बहुत मेहनत भी की। और चूंकि मुझे समाज सेवा बहुत बचपन से थी, मेरा परिवार भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ था और हमने शुरुआत से ही संघर्ष किया, लोगों से जुड़े हुए थे, लोगों के सुख दुख में, लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार लड़ाई लड़ना, ये सब हम करते रहे। और निश्चित तौर पर बहुत कड़ा संघर्ष रहा और हमने देखा कि रांची क्षेत्र में सारे लोग हारे और कैंट विधानसभा मात्र 2 पार्षद जीते, उसमें से एक पार्षद मैं भी जीता हूँ। जनता का प्रेम था, स्नेह था और जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, मेहनत की, जनता के लिए सेवा की, उसका फल जो है हमें जनता ने दिया। और उनकी हम लोगों ने जो वहाँ पर लगातार संघर्ष किया, उसका प्रतिफल मुझे पार्षद के रूप में मिला और यहाँ से मैंने राज्य किया पार्षद। वार्ड में किस किस प्रकार की समस्याएं हैं जिनको आप दूर करने में लगे हैं? कुछ बातें वार्ड के बारे में कर लेते हैं। किस प्रकार की उपलब्धियां आप गिनाना चाहेंगे? वार्ड में मैंने लगभग 1 करोड़ से ऊपर के कार्य कराए हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो मैं चाहता था कि वार्ड में, कि चूंकि ये बस्ती हमारी अलग अलग समुदाय और समाजों से बटी हुई है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर अम्बेडकर बस्ती है, रविदास भवन जो है मैंने उनकी बस्ती में बनाया कि अनुसूचित जाति के लोग जिनको भवन की दिक्कत होती, गरीब तबका जो है तो उनको भवन की दिक्कत होती रही, उसी क्षेत्र में हमने वहाँ पे एक भवन बनाया, एक रविदास जी की मूर्ति स्थापित की। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर थी शमशान घाट, जो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, लेकिन वो बहुत ही दुर्दशा उसकी खराब थी। शमशान घाट में जो है
उसको लेके मैंने सबसे पहले प्रयास किया और उसमें जो है 20 लाख की लागत से मैंने बाउंड्री वॉल स्वीकृत कराई है और भी अन्य राशि जो है चूंकि बहुत वहाँ पर एक गहरा गड्ढा हुआ था लगभग 700-800 डंपर मैंने जनहित से, शासकीय मद से नहीं, जनहित से जो है मैंने उसको फिलिंग करवा के वो किया। और मेरा ये प्रयास है कि वो शमशान घाट को, चूँकि यहाँ पर आदमी अंतिम समय जिसका वहाँ पर रहता है वो एक देव स्थान होता है, उस स्थान का एक अच्छा स्थान होना चाहिए। इस सोच है कि मैं उसमें अपने कार्यकाल के दौरान न केवल जबलपुर का, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा शमशान घाट बनाऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा और उसकी मैंने शुरुआत भी कर दी है। विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते नजर आते हैं, चाहे रांची अमरकंटक रोड को लेकर हो और अभी आपने कुछ देर पूर्व बताया कि यहाँ की सड़कों में आए दिन दर्दनाक हादसे होते रहते हैं, इन सब को लेकर आप आंदोलन करते रहते हैं, कुछ उस बारे में बताएं। मेरा ये मानना था कि कैंट विधानसभा की ये एकमात्र रोड है। हम अगर जबलपुर की पूरा परिदृश्य उठा के देखें, सारे उपनगरीय क्षेत्र उठा के देखें, हम आधारताल की बात करते हैं, हम गढ़ा की बात करते हैं, हम रामपुर क्षेत्र की बात करते हैं, वारी घाट की बात करते हैं, शहर के चारों तरफ जो है 4 लाइन रोड हो गई है, 1 वे रोड हो गई है। केवल कैंट विधानसभा का रांची क्षेत्र केवल एक उपेक्षित है और जहां मात्र 40 फीट रोड है और ये स्टेट हाईवे रोड है और ऐसा भी सुनने में आया है कि इसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन इस रोड में अभी तक जो है केवल 2 साल के अंदर 15 मौतें हो गई हैं। लोगों ने अपना जीवन जो यहाँ पे गंवा दिया है रोड एक्सीडेंट पे, 15 मौतें हुई हैं और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर टूट चुके हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर है और इस रोड में जो है दुर्दशा को लेकर हमने संघर्ष भी किया और लगातार हम आंदोलन भी कर रहे हैं और हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक कि यहाँ पर रोड बन नहीं जाती है और ये हमारा अधिकार है। यहाँ चूंकि 3 लाख से अधिक की आबादी है और रोड की दुर्दशा यहाँ बहुत खराब है। रांची की अगर हम बात करें, एंट्रेंस रोड बहुत खराब है, तो उसको लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहेंगे और हमें उम्मीद है कि शासन उससे जागेगा और हमारी ये सोच कि रांची के अंदर भी 4 लाइन रोड होगी, उसको लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाहे मानव श्रृंखला, चाहे बेसम रोक के, चाहे हम यहाँ से साइकिल यात्रा हमने महापौर जी तक निकाली थी यहाँ से निकल के, कई बार हम लोग धरने में बैठे और इसके बाद अभी शीघ्र ही फिर से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारी ये सोच है कि रांची के अंदर भी 4 लाइन रोड हो, 1 वे रोड हो, जिससे यहाँ पे जो मौतें हो रही हैं वो जीवन किसी की लीला समाप्त ना हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करें। ये अभी आपने बात की फैक्ट्री की, तो बात आती है रोजगार के को भी लेकर आप आए दिन आंदोलन करते रहते हैं जी। मूल निवासियों को, जबलपुर के मूल निवासी, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये सोच है, चूँकि मैं मानता हूँ कि ये देश एक है और लेकिन मेरी ये धारणा रही है कि कैंट विधानसभा के अंदर जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बहुत सारी है। रांची के अंदर ये सारी नगरी जो है अधिकतर जितने यहाँ पर युवा हैं या फैमिलियाँ हैं उनके माता पिता कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से इस तरह का इसमें आया है कि जबलपुर और मध्य प्रदेश से एक भी व्यक्ति को जो यहाँ पे चयन नहीं हो रहा है और अधिकतर भर्तियाँ, मैं इसमें ये भी आरोप लगा सकता हूँ कि इसमें धांधली हो रही है और प्रदेश के बाहर के लोगों को पैसे लेके इसको भर्ती, जैसे व्यापम घोटाला, इसमें भी एक भर्ती में भी हम मान सकते हैं कि घोटाला हुआ है और बाहर के लोगों को अधिकतर यहाँ भर्ती किया जा रहा है। मेरा ये उद्देश्य है कि कम से कम यहाँ का जबलपुर का जो निवासी है, जो मूल निवासी है, जिनने यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ली है और जो कि यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाता है, रोजगार की तलाश में जाता है, उसको इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि वो भी शिक्षित है, काबिल है, योग्य है, लेकिन उनकी योग्यता का पैमाना यहाँ पर नहीं हो पाता है। साथ हैं अभी राजेश यादव जी, एक युवा पार्षद, और लगातार हम उनसे वार्ड के विकास को लेकर बात कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर बात कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन को लेकर बात कर रहे हैं। राजेश जी, हमारी टीम द्वारा जब सर्वे किया गया आपके कार्यों को लेकर, तो एक बात और सामने आती है, मशाल जुलूस। एक बहुत बड़ा मशाल जुलूस युवाओं का आपने निकाला था, उस बारे में कुछ बताएं। मैं जब लोकसभा उपाध्यक्ष था पिछले कार्यकाल में, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दों को लेके और स्थानीय विधायक के खिलाफ जो है हमने यहाँ पर बहुत बड़ा मशाल जुलूस लगाया था कि इस रांची क्षेत्र को उपेक्षा हो रही है। और उसमें हमने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लगभग 5000 से अधिक लोगों का जो था मशाल जुलूस था और उसमें न केवल रांची से हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों ने इसमें सहभागिता ली थी और एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और उस आंदोलन जब हमारा हुआ है उसका जवाब देने के लिए जो है 1 सप्ताह बाद वहाँ पर उसी जगह पर जो है मुख्यमंत्री जी आते हैं और एक सभा करते
हैं और उनको बताते हैं कि ये जो आंदोलन है बाहर से लाई गई भीड़ है, लेकिन वास्तव में वो आंदोलन एक बहुत ही सफल आंदोलन था और हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा उसकी प्रशंसा भी की गई थी। और हम लोगों को कहीं ना कहीं ये बात मन में थी कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है इस क्षेत्र के साथ, उसको लेके ही हम लोगों ने आंदोलन निकाला था और एक बहुत सफल आंदोलन था वो हमारा। वार्ड के विकास को लेकर सतत रूप से आप प्रयास करते हैं। कुछ वार्ड में समस्याएं जिनको लेकर आपको आंदोलन करते देखा गया है, पट्टे की समस्या आती है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर चाहे पट्टे की बात हो, चाहे हमारे यहाँ शोभापुर जो टंकी है जो कि काफ़ी समय से उसका निर्माण हुआ है लेकिन चालू नहीं हो पा रही, इसको लेकर मैं सदन में धरने में बैठ गया था चलते सदन में कि आपने जो है वहाँ पर टंकी तो बनवा दी गई लेकिन अभी तक जो है पानी चालू नहीं हुआ। मैं उसमें मेरा ये सोच है कि वो टंकी का जल्द से जल्द काम पूरा हो और यहाँ की जनता को जो पानी की कुछ जगहों पर समस्या है वो टंकी की पूरी है, उस टंकी से पूरी हुई मेरी सोच है। साथ ही मेरी जो चुनाव के दौरान मैंने ये बात कही थी कि इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है पट्टे की। यहाँ पर जो लोग हैं जो मूलतः जो है 1950 के आसपास से लोग रह रहे हैं, कुछ 1960 में भी आए हैं, कुछ 1970 में भी आ रहे हैं, तो लगभग 40 साल 50 साल 60 साल से लोग 100 साल से भी लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है उनको मालिकाना हक उनके उस क्षेत्र का नहीं है, उस मकान का नहीं जहाँ पर वो रह रहे हैं। कुछ इरिगेशन की भूमि है, कुछ नजूल की भूमि है, कुछ जो है अन्य शासन की मद की भूमि है, और इसको लेकर हमने संघर्ष किया है, लगातार आंदोलन भी किया था और हमने ये सोच है कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। चुनाव के दौरान हमारे वार्ड में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा हुई थी और उन्होंने ये घोषणा करके गए थे कि इस क्षेत्र के लोगों को हम पट्टा देंगे। उन्होंने भी इसको वादा को पूरा नहीं किया, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने उनसे मिले और आपने उनको अवगत कराया कि आपने जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों को नोटिस बांटे गए शांतिनगर शारदा नगर में मकान तोड़ने को, उसको लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया और कलेक्टर का घेराव भी किया, तो तब जाके वहाँ पर कार्रवाई रुकी है। और हमारा उद्देश्य केवल कार्रवाई रोकना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जो लोग 100 साल से 50 साल से रह रहे हैं उसके उनके मकानों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। उसको लेकर हमारी लड़ाई हमेशा जारी रही जब तक हमारी बात पूरी होगा। बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की, किस प्रकार की दिनचर्या रहती है वार्ड में, किस प्रकार से अपनी सक्रियता रखते हैं व्यक्तिगत तौर पर? व्यक्तिगत तौर पे हम सुबह से हम चूँकि पार्षद जो होता है वो एक प्रकार से जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और जनता की जो समस्याएं होती है उसकी खुद की समस्याएं होती है। हो सकता है वो परिवार के लिए अपने समय नहीं दे पाए, लेकिन जनता के लिए उसकी ये सोच रहती है कि उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। और सुबह से हम लोगों की दिनचर्या होती है, सुबह से ही जो है हम लोग सक्रिय हो जाते हैं और सुबह से चाहे वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्थाओं की बात हो, अन्य दूसरे काम हो, वो हम करवाते हैं। उसके बाद फिर हम ऑफिस में बैठते हैं, तो ऑफिस में बैठ के जो है दूसरी समस्याएं, चाहे वो गरीबी रेखा कार्ड की बात हो, पेंशन की बात हो, अन्य जो समस्याएं निगम की या कलेक्टेड की होती है उसका हम यहाँ पर निराकरण करते हैं। उसके बाद जो है हम अन्य काम जो है कलेक्टेड नगर निगम। युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह आपके साथ नजर आता है, कैसे जोड़ते हैं इन युवाओं को अपने साथ? युवा चूँकि शुरू से मैंने युवाओं की राजनीति की है, छात्रों के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, तो युवाओं का स्नेह विशेष तौर पर हमारे साथ रहा है। चुनाव के दौरान भी हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा हर एक व्यक्ति से ऐसे चुनाव लड़ता रहा जैसे वो खुद ही लड़ रहा है। इतने सारे युवा हमारे साथ थे और युवाओं के लिए मैं हमेशा लड़ता भी रहता हूँ। मेरी सोच भी है कि इस देश में, इस प्रदेश को और इस वार्ड को जहाँ भी हम रहते हैं, अगर उसको कहीं उन्नति करवाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है युवाओं के लिए। तो शासन प्रशासन जो भी योजनाएं बनाती है उसमें युवाओं का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश की नींव होती है। इस सोच के साथ मैं भी काम करता हूँ और एक अच्छा उसमें हमको फल भी मिलता है। और हम उसमें एक खासतौर पर एक विशेष कार्यक्रम भी हम करते हैं कि जो हमारे वार्ड के जितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनका हम एक सम्मान भी करते हैं हर साल, जिसमें उनको प्रेरणा मिले और वो आगे। जाते जाते हमारे दर्शकों को, युवाओं को, चूँकि आप खुद स्वयं एक समाज सेवी युवा हैं, और अपने वार्ड के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस यही संदेश देना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि अगर हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे, तो ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है कि जो व्यक्ति को हम चुनते हैं, नेता बनाते हैं, केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। इस देश का, इस वार्ड का, इस शहर का, इस जबलपुर का हर एक नागरिक का दायित्व होता है कि अपने जिम्मेदारी उसको जो दी गई है तो उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करे। जो हर एक व्यक्ति अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है अगर ईमानदारी से करेगा, तो निश्चित तौर पर हमारा राज्य, हमारा प्रदेश, हमारा शहर जो है उन्नति करेगा। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और राजेश यादव जी को बधाइयाँ देते हैं कि जिस प्रकार से वो युवा होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। अगली बार एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।